हेलो दोस्तों। तो ये लेक्चर नंबर 12वां है, पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं। यह सीरीज लगातार चल रही है। परमार एसएससी जीके पीवाईक्यू लिटिल वाई बुक सॉल्यूशन सीरीज है, और इसमें हम जो है कंप्लीटली इस बुक को करने वाले हैं और कर चुके हैं, कह सकता हूं मैं। जैसे ज्योग्राफी की लगभग 20 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, पॉलिटी की हम लगातार कंप्लीट करने की ओर पहुंच रहे हैं। अगली 2 क्लासेस और बाकी हैं, 12वीं के बाद 13वीं और 14वीं क्लासेस हैं, जिसके बाद हमारे 14 टॉपिक जो हैं वो पॉलिटी के भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप इस चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं तो लगातार जुड़े रहिए। आने वाले समय के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है इस चैनल पर, जैसे कि जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, यानी कि रेलवे एग्जाम के लिए भी यहाँ पर मिलेगा, एसएससी एग्जाम के लिए भी मिलेगा, और भी अदर एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सबके लिए जीके आपको यहाँ पर कंप्लीटली मिलेगी। अभी तो सिर्फ हम लिटिल बॉय बुक का सोल्यूशन करवा रहे हैं। अभी जल्द ही जैसे एसएससी सीजीएल एग्जाम पास में आ रहा होगा, तो मेरा प्लान है कि हम एक ऐसी सीरीज लेकर आए जहां पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, डीप तरीके से फायदा हो। कैसे फायदा होगा? जो हमारे जो भी नए पैटर्न आ रहे हैं एग्जाम के, उन सबके लिए फायदा हो। जो सबसे पहले जैसे मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ, जिस उस चीज़ में मैंने क्या ऐड किया हुआ है। जैसे कि एक बुक है फैटमैन, उसका एडिशन 2 भी आ गया है। तो उसको लूसेंट का हो गया, फैटमैन का हो गया, घटना चक्र हो गया और एनसीईआरटी हो गए। तो इस सारी बुक्स जो होती है उन सबका कंपाइलेशन यानी कि कॉम्बिनेशन करके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। उस नोट्स के माध्यम से हम वन शॉट तैयार करेंगे। वन शॉट क्लासेस होंगी, उसमें कंप्लीटली थ्योरीज होगी। तो इसलिए यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपको इसको सब्सक्राइब करना क्यों चाहिए। मैं वो बता रहा हूँ आपको। सिर्फ जीके के लिए ही यह एकमात्र सोल्यूशन बन के रहेगा आने वाले समय के लिए आपको। ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेंगी और साथ में पीआईक्यू की प्रैक्टिस मिलते रहेंगे। प्राइम एकेडमी चैनल को भी, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री मॉक्स कोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर आप एसएससी एग्जाम 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इसी बुक का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो रैंक अप पीवाईक्यू के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ चीजें एक्सेस मिलेंगी एक्स्ट्रा एक्सेस के तौर पर। सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उन सबकी प्रैक्टिस मिल सकती है आपको, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगी, जैसा कि एक ऑनलाइन टेस्ट में होता है वो सब कुछ भी यहाँ पर होगा। डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा, साथ में डेडिकेटेड सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में जो वीडियोज हैं, इसमें जो भी जैसे ऐड है, जो 2.5, 3, 4, 5 मिनट की बात होती है, वो सब चीज़ें इसमें हटा दी जाएंगी और उसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो वो भी आपको मिलेगा। तो लगभग 5,000 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन का इसमें आपको एक कह सकते हैं सहयोग, कंपाइलेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। बाइलिंगुअल में रहेगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा, डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और अगर आप जो फ्री वाले दोस्त हैं उन सबके लिए भी यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उनके लिए रखा हुआ है जो 199 का है, लेकिन हाँ 199 का नहीं है। इसकी जो प्राइस है इसको मैंने कम करके, जो प्राइस है वो मैंने कर दी थी 149 कर दी थी। कैसे करके? आप यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करेंगे, PYQ50 के नाम से एक कूपन कोड यूज करेंगे, तो आपको यही जो रैंक ऑफ PYQ है A149 में मिल जाएगा। फ्री वाले दोस्तों का मैं बता रहा था कि प्राइम जीएसपी टेस्टपीडिया के नाम से मैंने टेस्ट शामिल किए हुए हैं। हालांकि अभी इसमें टेस्ट ऐड नहीं कर पा रहा हूं मैं, बट जल्द ही कह सकता हूं इसमें जियोग्राफी और पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो इनके इसी वीक में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीक के एंड तक मैं आपको ये सारे टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर एक चीज बताएं कि जो क्वेश्चन है, आप प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन चाहते हैं या और ज्यादा टेस्ट चाहते हैं, तो क्वेश्चन चाहते हैं, तो वो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। साथ में इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मैंने इतना सारा टाइम ले लिया, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय शासन में उनके योगदान के साथ निम्नलिखित समितियों का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। तो स्थानीय शासन में उनके योगदान में कई सारी समितियां थीं। उन समितियों ने क्या किया हुआ है कि बहुत सारे सजेशन दिए हुए थे। जब पंचायती राज सिस्टम नहीं था भारत में, जब 73वां 74वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तो उससे पहले कई सारी ऐसी समितियां बनाई गई थी जिनने अलग अलग प्रस्ताव रखे हुए थे, और उन प्रस्ताव के माध्यम से चीज यह निर्णय लेना था कि किसकी क्या सिफारिश स्वीकार करके हमें कहां पर कौन सी प्रणाली लागू करनी है। जैसे अशोक मेहता समिति थी, तो इसने
दो स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? दो स्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव रखा हुआ था, तो ए का पहला ही हो जाएगा। इसके अलावा जी के वी के राव समिति थी, जो जी वी के राव समिति थी, जो कि 1985 में गठित हुई थी। कब? 1985 में गठित हुई थी। इसने पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा और पंचायत राज को पुनर्जीवित करने की एक प्रकार की सिफारिश की हुई थी। ठीक है, किसको जो कह सकते हैं पुनर्जीवित करने की सिफारिश की हुई थी। तो जो बी का है, तो बी का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आप देख पाएंगे, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। तो बी का जो है वो चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसके अलावा एमएल सिंघवी समिति थी, जो 1986 में गठित की गई थी। कब? 1986 में गठित की गई थी। इसने जो बेसिकली सुझाव दिया हुआ था, उसने बोला था कि जो स्थानीय सरकार है उसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो सी का जो है वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा सरकारिया आयोग था, जो कि गठित हुआ था 1983 में। ठीक है, इसने जो है पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी, और साथ में इसने बोला था कि उनकी जो सुरक्षा है और संरक्षण है उनकी सिफारिश की हुई थी। संवैधानिक सुरक्षा देने की बात की गई थी। तो जो डी का है वो तीसरा हो जाएगा। तो और अशोक मेहता समिति है, जो 1977 में गठित हुई थी। ठीक है, इसने सिफारिश जो है 1977 में दी हुई थी। तो ए का पहला हो जाएगा। ठीक है, ए का पहला है। ठीक है, और ये भी हो सकता है, और बी का चौथा हो जाएगा। तो ए वाला सही हो जाएगा आपका। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, और सी का दूसरा हो जाएगा, और डी का तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सम्मेलन कर सकते हैं, आराम से मिलान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा गठित की गई समितियां कौन कौन सी थी? जो सरकार द्वारा गठित की गई समितियां कौन कौन सी थी वो आपको बताना है। और देखो भाई, यहाँ पर जो अमीर खुसरो समिति है, खसरो समिति, ऐसी कोई तो समिति थी ही नहीं है। मतलब खुसरो समिति जो है वो इस पंचायती राज से संबंधित नहीं है। खुसरो समिति जो है वो बेसिकली क्या था? शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना गया था इसको। शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, जो कि 1986 के रूप में जाना जाता है। 1986 के रूप में जाना जाता है, मतलब 1986 में इसका गठित हुआ था। इसका बेसिकली काम था कि जो शहरी विकास और शहरी स्थानीय शासन पर था, उन पर ध्यान केंद्रित करना था, ना कि कोई भी ग्रामीण निकायों से इसका कोई भी कार्य नहीं था। ठीक है, वहीं पर जो बलवंत राय समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में गठित की गई थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की हुई थी, जिसमें ग्राम पंचायत पर ग्राम स्तर, और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जो थी वो जिला स्तर पर गठित करने की घोषणा की गई थी। एक प्रकार से विकेंद्रीकृत योजना समिति थी, इसकी तरीका था। वहीं पर जो अशोक मेहता समिति, जिसका बारे में अभी मैंने चर्चा की हुई थी, तो 1977 में दो स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की हुई थी, जिसमें कि जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? मतलब संविधान का भाग है जो कौन सा पंचायतों से संबंधित है। अब देखो, पंचायतों के बारे में पूछा गया है। सो देखो, यहाँ पर दो संविधान संशोधन हुए थे। एक था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, और दूसरा था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं पंचायतों से संबंधित कौन था। तो देखो, सबसे पहले था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं थीं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और यह जो प्रभावी हुआ था, यानी कि लागू जो हुआ था, यह कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब इसके तहत जो है भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके जो अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद 243 से लेकर, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक थे, 243 ओ तक थे। ठीक है, और इसी के तहत मतलब इस संविधान संशोधन के तहत एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिस अनुसूची का नाम था 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में जो विषय रखे गए थे वो थे 29 विषय रखे गए थे पंचायत के अधिकार क्षेत्र में। कितने? 29 विषय रखे गए थे। ठीक है, इसमें से जैसे कृषि हो गया, ग्रामीण हो गया, आवास है, पेयजल है, सड़कें हैं,
गरीबी उन्मूलन हो गया, शिक्षा हो गए। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे विषय थे जिनको इसमें शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग की जानकारी पूछी गई थी। तो भाग कौन सा हो जाएगा, 9 था इसमें। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं? तो देखो, पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं, राज्यों के लिए जो गठित किया गया था। ठीक है, अब कौन कौन से कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं हम छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप, सबसे ऊपर जो है वो हो गया आपका जिला। ठीक है, जिला परिषद, मतलब जिला हो गया। तो जिला में जो होता था वो है जिला परिषद होता है, जिला परिषद होता है। ठीक है, मध्य में स्तर पर, मध्य में कौन होता है भाई? तो मध्य स्तर पर जो है, मध्य स्तर पर होता है ब्लॉक। हाँ, मध्य स्तर पर जो होता है वो होता है पंचायत समिति या ब्लॉक, पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, वहीं पर जो ग्राम स्तर पर है, ग्राम, जो गांव होते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और रखना, जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति, जो त्रिस्तरीय जो संरचना थी, वो बेसिकली बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में गठित हुई थी, उसने सुझाव दिया हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर मध्य स्तर अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए जो था 2 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सीधी सीधी एक पॉइंट नोट जरूर कर लो, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, जिन राज्यों में, जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, यहां पर वहां मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है, मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। उनके लिए जो था 2 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है। तो सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां पंचायती राज संस्थान बिल्कुल नहीं है? पंचायती राज संस्थान बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई राज्य है? राज्य का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। तो देखो, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी पंचायती राज संस्थान बिल्कुल भी नहीं है, 0 सन्नाटा है, यहाँ पर कुछ भी लागू नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उस अनुच्छेद की। तो देखो, यहाँ पर 371 ए, 371 ए के तहत नागालैंड पर विशेष प्रावधान है, नागालैंड में विशेष प्रावधान, नागालैंड में विशेष प्रावधान की बात की गई। कुछ विशेष प्रावधान है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में जब थ्योरी की क्लासेस करेंगे। ठीक है, विशेष प्रावधान है। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद है 243 एम, अनुच्छेद 243 एम। तो 243 एम जो है, भाग साफ साफ लिखा हुआ 243 एम में, भाग 9, भाग 9 कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर लागू नहीं होता है? ठीक है, देखो, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां पर लागू नहीं होता है। अब देखो, एक है जनजातीय समुदायों के लिए एक अधिनियम आया था 1996 में, पेशा अधिनियम कहा जाता था। ठीक है, पंचायत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत था, जो अनुसूचित क्षेत्रों पर ही लागू होता है। ठीक है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम है जहां पर लागू होता है। तो अब यहाँ पर देखो, पंचायती राज संस्थाओं के बिना राज्यों और क्षेत्रों में, जैसे कि नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, इनके कुछ क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों पर जो शासन है वो 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा होता है। कुछ क्षेत्रों पर जो
स्वायत्त जो ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, ठीक है, वहां पर छठी अनुसूची के तहत शासन होता है, छठी अनुसूची के तहत शासन हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में। हालांकि इन पॉइंट्स को मैं और अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा जब हम पंचायती राज को जो थ्योरीज क्लासेस होंगे वहां पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में उल्लिखित हैं? जो नगर पालिकाओं से संबंधित हैं वे प्रावधान किस भाग में उल्लिखित हैं? ठीक है, तो भाग इसके लिए अभी अभी मैं बताया था जो पंचायतों के लिए है वो 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए जो प्रावधान है, सबसे पहले हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो देखो, एक संविधान संशोधन अधिनियम आता है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, अब इसके तहत जो है नगर पालिकाओं के लिए एक प्रकार से लाया गया था। अब एक चीज और बोली जाती है थोड़ी सी, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें, स्पेशली 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर बातचीत करें, तो इसमें एक प्रस्ताव था, लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव था 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर जो केंद्रित था, और लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था 1882 में आया हुआ था, जो कि लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन पर आधारित था, जो जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव था, 1882 में आया हुआ था। ठीक है, इसको तो इसके तहत इसको लाया गया था। और कहा जाए तो बाकी देखो, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश तो थी इसके लिए। ठीक है, अब जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके तहत भाग 9A जोड़ा गया था, 9A को जोड़ा गया था। इसके तहत जो अनुच्छेद थे 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक था। ठीक है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक था। तो आपको यहीं पर रखना है, इन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा एक अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। इसमें जो विषय शामिल किए गए थे 18 विषय थे, वही सारे विषय जो पंचायत में थे, कुछ विषयों को हटा दिया गया था हालांकि। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख करता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? तो जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व है, जहां पर राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा। ये सारी चीजों की बातचीत कही थी। तो इसको जो है एक प्रकार से गांधीवादी सिद्धांत थे, पंचायतों से संबंधित जो है गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम जो थी, सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम शुरू की गई थी, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। कहां पर की गई थी? राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी, राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी, शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद कहां पर? तो 11 अक्टूबर 1959 को कहां पर लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में लागू की गई, आंध्र प्रदेश में लागू की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की बैठक होती है जो के क्षेत्र में रहते हैं। किस क्षेत्र में रहते हैं? जो कि क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, ग्राम सभा बेसिकली तो यह जो है वो पंचायत में होता है। कहाँ पर? पंचायत में। कहाँ पर? पंचायत में होता है। ग्राम सभा उन सभी वयस्क सदस्यों की सभा होती है जिनकी आयु जो है, आयु कितनी? आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, या उससे अधिक होती। ठीक है, जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव में रहते हैं लोग। ठीक है, और इसके तहत जो ग्राम सभा का प्रावधान है, अगर ग्राम सभा का प्रावधान की बातचीत करें हम, तो ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? तो ये बेसिकली अनुच्छेद 243A में, 243A में इसका प्रावधान है।
ग्राम सभा जो है पंचायती राज की एक प्रकार से मूल इकाई होती है और यही ग्राम पंचायत की जवाबदेही को सुनिश्चित कर रही होती है। हालांकि भारत में कोई भी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करता है किसी भी स्तर पर, ठीक है, कोई भी जवाबदेही नहीं लेता है, सब लोग एक दूसरे पे थोप देते हैं। हाल फिलहाल की गवर्नमेंट में तो यही देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, एक प्रावधान और आपको याद रखना है। प्रावधान का थोड़ी सा आपको लगेगा कि यार इस प्रावधान की तो आवश्यकता नहीं थी, बट मैं बता देता हूं आपको। ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। 2 बार होना आवश्यक है। 2 बार होना आवश्यक है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से वर्ष तक कार्य करती है। नियुक्त तिथि से वर्ष तक कार्य करती है। तो देखो अनुच्छेद 243 ई है। अनुच्छेद 243 ई है। तो 243 ई में जो है लिखा हुआ है कि पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए बनी रहेगी। 5 वर्षों की अवधि के लिए बनी रहेगी। अब एक चीज यहां पर देखो, कुछ और प्रावधान है। सबसे पहले, और जब तक ये बनी रहेगी मतलब ये है, इसके पहले भी इसको भंग किया जा सकता है यदि पंचायत को समय से पहले भंग किया जाता है। एक और बात आती है, अगर मान लो जैसे एक टाइम पीरियड है, मान लो कि एग्जांपल के लिए कि आपको चुनाव किया गया 1 जनवरी 2026 से लेकर नियुक्त किया गया था, कब तक? ये था आपको 1 दिसंबर 2030 तक आपको नियुक्त कर दिया गया। 5 साल के लिए लगभग नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। कितने साल हो गए? जनवरी, फरवरी, सॉरी 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। ये 5 साल के लिए आपको नियुक्त कर दिया गया था 31 में। अब बात आती है कि अगर यह पहले विघटित हो गई, तब मान लो ये 2028 में विघटित हो गई, तो सेम पीरियड बचा है। सेम पीरियड जो बचा है वो है 31 दिसंबर 2030 बचा है, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में मान लो, इस टाइम पीरियड में एक अनुच्छेद आता है, एक अनुच्छेद जो है जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इस अनुच्छेद का नाम है कौन सा? अनुच्छेद 243 ई। 243 ई का तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? विघटन की तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। विघटन जिस दिन हुआ था उस दिन की तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव किया जाएगा। लेकिन ये लेकिन वाला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। जो नवनिर्वाचित पंचायत होगी वो केवल और केवल शेष कार्य के लिए कार्य करेगी। तो जो शेष कार्यकाल होगा उसके लिए कार्य करेगी। यहां से यहां तक जो कार्यकाल है इसके लिए ही वह कार्य करेगी। अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि 2028 से उसको अगर 2033 तक उसको फिर से दे दिया जाएगा कार्य, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 31 दिसंबर 2030 तक का कार्यकाल ही नियुक्त किया जाएगा। पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं होगा, यही ध्यान रखना है। और यही जो प्रावधान है वो नगर पालिकाओं पर भी लागू होता है अनुच्छेद 243 यू के तहत, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या कितनी से अधिक हो, कितनी भी अधिक हो। इसकी बात की गई है कि लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 उन सभी राज्यों के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या कितनी से अधिक हो, कितनी से अधिक हो। अभी मैंने बताया था जो 20 लाख से अधिक होनी चाहिए, तो 20 लाख से जो कम होगी वहां पर बेसिकली जो मध्य स्तर होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा? 20 लाख सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है? पंचायती राज संस्थाओं के जो है चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग और केंद्र सरकार। तो देखो पंचायती राज जो संस्थाओं के जो चुनाव हैं अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243
के तहत जो है राज्य चुनाव आयोग जो है एक प्रकार से एक अनुच्छेद 243 243 के है जो पंचायत राज संस्थाओं के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो है की स्थापना की बात करता है और यही जो राज्य चुनाव आयोग है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो नेतृत्व है कौन करेगा? राज्य चुनाव आयुक्त करेगा। और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। और यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज को, जो राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा वो उसकी प्रक्रिया केवल केवल कैसा है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है इसको। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरीके से हटाया जाता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं है पता तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नहीं है पता, तो मैं उसके एक शॉर्ट्स बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पंचायत के गठन के लिए चुनाव इसके विघटन की तिथि से कितने समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? पंचायत के गठन के लिए चुनाव इसके विघटन की तिथि से कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? अभी अभी मैंने बताया हुआ था, तो 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 243 ई का तीसरा प्रावधान है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वेतन की तिथि से 6 महीने के अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और यही जो प्रावधान है इसमें 243 यू में लिखा हुआ है किसके लिए? नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए लिखा है। सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भैया? 243 के, तो जो 243 के है यह है पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, आज चलो अब एक काम करते हैं, हम पंचायतों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हम देख लेते हैं, एक बार में सारे के सारे अनुच्छेदों को हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 243 के हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सा और पढ़ लेते हैं, सारा को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 आता है, अनुच्छेद 243। तो 243 में जो है परिभाषाएं दी हुई हैं, ग्राम सभा, राम सभा, दुनिया सारी की परिभाषाएं दी हुई हैं। 243 ए आ जाएगा जिसमें ग्राम सभा की बातचीत की गई है। ठीक है, 243 बी आ जाएगा। तो 243 बी है, इसमें पंचायतों की स्थापना की बातचीत की है, पंचायतों की स्थापना। ठीक है, 243 सी आ जाएगा। तो सी है जो पंचायत की संरचना की बातचीत की गई है, पंचायत की संरचना की बातचीत की गई है। ठीक है, 243 डी आ जाएगी। 243 डी जो है सीटों का आरक्षण जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आ जाएगा। सीटों का आरक्षण, आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनजाति और महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए आरक्षण की बातचीत करता है। ठीक है, 243 ई आ जाएगा, पंचायत की अवधि से संबंधित है, पंचायत की अवधि से संबंधित है। और 243 एफ आ जाएगा, 243 सदस्यता के लिए अयोग्यता की बातचीत से आ जाएगा, सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 243 जी आ जाएगा। तो जी जो है शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, शक्तियां और जिम्मेदारियों से संबंधित है। और 243 जे जे 243 एच आ जाएगा, वो आ जाएगा कर लगाने की शक्ति से आ जाएगा, कर लगाने की शक्ति से आ जाएगा। और अनुच्छेद 243 आई आ जाएगा, GHI। तो इसमें राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित। अब जो छूटे हुए हैं वो आप बताओ कमेंट सेक्शन में।
इतने सारे बता दिए, अब इसमें जगह भी नहीं बची हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषता में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है आपको। गलत कथन कौन सा है, एक एक करके देखते हैं हम। यह अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 3 से कैसे संबंधित हो जाएगा? यह अधिनियम पंचायत राज संस्थाओं को संविधान दर्जा प्रदान करता है, एकदम सही है। इस अधिनियम में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी, एकदम सही है। पंचायतों में मंत्री कार्यरतों में से अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, तो ओ तक आपको अनुच्छेद बताने थे, तो ए भी सही है। तो सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा, जो कि कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो थे 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए थे, 12वीं अनुसूची के तहत। और यह जो प्रभावी हुआ था, तो प्रभावी का हुआ था 1 जून 1993 से। ठीक है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ठीक है, जेड जी तक। ठीक है, और इसमें जो है 12वीं अनुसूची के तहत, 12वीं अनुसूची में कितने हैं? 18 कार्यात्मक विषय हैं, तो इसको ध्यान रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो देखो 243 जेड जी तक अपन छोड़ दिया था, तो अपन जी के बाद कौन सा आ जाएगा? एच आ जाएगा। ठीक है, तो 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक आ जाएगा ये। ठीक है, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक आ जाएगा, तो ये नंबर। तो इस तरीके से याद रख लेना है आपको, जैसे 243 से लेकर 243 ओ तक कौन से संबंधित हो गए? पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अब ओ के बाद कौन सा आता है? 243 पी, तो पी से संबंधित जो है 243 जेड जी तक आ जाएगा, जेड जी तक आ जाएगा। ठीक है, फिर 243 जेड जी से लेकर जी के बाद आ जाएगा एच, सो जो जेड एच तक से लेकर 243 जेड टी तक, 243 जेड टी तक जो है वो किससे? सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। सीक्वेंस वे में याद करोगे तो जरूर जल्दी याद हो जाएगा, अगर वैसे रट्टा मारोगे तब तो कभी नहीं होने से रहा। नगर पालिकाओं से संबंधित था, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक कथनों पर हम विचार कर लेते हैं, कौन कौन से हैं भाई, विचार करने की आवश्यकता भी है कई बार। ठीक है, संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है, तो वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है, एकदम सही भैया ये। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों और अधिकारों और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है, एकदम सही है। भारत में शहरी स्थानीय सरकारों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है, जो जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है, एकदम सही है। तो ये तीनों ही सही, ये तीनों पॉइंट सही दिए हुए हैं, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी इनके बारे में कितनी सारी चर्चाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और है, जो वार्ड समितियों की बातचीत है, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, तो 243 एस में लिखा हुआ है 74वें संविधान संशोधन के तहत 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वार्ड समितियों का प्रावधान होगा, गठन किया जाएगा। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्षीय कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भंग कर देती है, तो नए चुनाव आमतौर पर कितने समय के भीतर कराए जाने चाहिए? अरे यार, फिर वही बात, सेम चीज कितने बार पूछोगे बाबू? तो सेम चीज हम कई बार पूछ सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है 6 महीने में। कौन सा अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद था इसके लिए अनुच्छेद 243 ई का तीसरा प्रावधान, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19वां। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य में नगर पालिका गठन के लिए किसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो नगर पालिका गठन के लिए किसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। नगर पंचायत के लिए, नगर पालिका परिषद के लिए तो नगर पंचायत का गठन का प्रावधान है, नगर पालिका परिषद का भी प्रावधान है, नगर निगम का भी है, इस सब चीजों का प्रावधान है। बट शहरी पंचायत कोई बातचीत ही नहीं कही गई, ऐसी कोई पंचायत ही नहीं की गई है जिससे कोई पंचायत हो सके शहरों में। तो शहरी पंचायत के लिए कोई भी गठन का प्रावधान नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था,
1992 था, इसके तहत जो है 243 क्यू में नगर पालिकाओं के प्रावधान किए गए। 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के प्रावधान किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले था नगर पंचायत था, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रही है वहां पर नगर पंचायत होगा। जैसे कि मेरा एक शहर है जहां पर नगर पंचायत है, ठीक है, तो नगर पंचायत का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यह बेसिकली क्या है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, इसके बाद आती है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, मेरे पास में एक छोटा सा शहर है, वहां पर नगर पालिका परिषद है, और मेरी जो जिला भी है वहां पर भी नगर पालिका परिषद भी है। ठीक है, नगर पालिका परिषद है जो छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, इसके बाद नगर निगम आता है। मेरे पास में ही एक और बड़ा जिला है। ठीक है, तो वहां पर नगर निगम है जो कि बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसमें तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, ये मैंने अभी भी बताया हुआ था, महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जाती हैं। तो यह जो है वो है अनुच्छेद 243 टी के तहत, अनुच्छेद 243 टी के तहत तीनों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की बातचीत की गई थी। ठीक है, और यह आरक्षण जो होता है उसी जनसंख्या के अनुपात में होता है, और कुल मिला के कुल सीटों में कम से कम 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, कुल सीटों में से कुल सीटों में से कम से कम 1/3 सीटें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पंचायती राज प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आपको पंचायती राज प्रणाली के बारे में। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती हैं। तो देखो, पंचायत की जो सभी सीटें वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती हैं, और ये राज्य डिसाइड भी करता है ये चीजें। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 का ये प्रावधान है कि जो है सभी सीटें जो हैं वो वार्ड स्तरीय प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाएंगी। ठीक है, और ग्राम सभा में गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तो मतदाता सूची में तो पंजीकृत व्यक्ति सारे शामिल होते ही होते हैं। इसके अलावा 18 व्यक्ति से अधिक जो भी व्यक्ति सबके सब शामिल होते हैं। ये अनुच्छेद 243 में प्रावधान है ग्राम सभा में। ठीक है, पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक राज्य द्वारा पारित कानून अनुसार किया जाता है। एकदम सही है भाई, हमारे यहाँ पे तो बदल ही दिया गया था एक प्रावधान। ठीक है, 243 हम है मध्य प्रदेश के भाई निवासी। तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया था, अब देखो जैसे ना कई बार कुछ पार्टियां क्या है अपने अनुसार सारे सिस्टम बदल देती हैं, उनने वही किया हुआ है। अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय तक शासन करना चाहती। बीजेपी इसने क्या किया हुआ था कि अपने निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायतों में कुछ बदलाव किया। पंचायत स्तर पर क्या बदलाव किया वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली पहले जो चुनाव होते थे, जैसे कि मेरे मध्य प्रदेश में, तो अधिकतर अभी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं ना वो ऐसी तरीके से हो रहे हैं पंचायत राज चुनाव के। मैं अभी बताता हूँ कैसे। अब जो चुनाव होते थे तो पहले क्या होता था कि अध्यक्ष का चुनाव जो होता था वो प्रत्यक्ष होता था हमारे, कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा अध्यक्ष। लेकिन अब उन्होंने एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? जो पार्षद हैं, जिस तरीके से संसद में होता है पार्षद हैं वो चुने जाएंगे, और यही जो पार्षद हैं फिर वो किसको, अध्यक्ष को चुनाव करेंगे। ठीक है, अब इसमें किसका, बीजेपी की लहर, बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी इन सब छोटे चुनाव में तो कर ही सकती है कांड। ठीक है, तो आराम से उसने कांड किए यहाँ पर, और यहाँ पर उसके पहुंचे विधायक पार्षद चुने गए। ठीक है, अब कुछ ऐसे पार्षद थे जो कांग्रेस से चुने गए, कुछ ऐसे पार्षद थे जो अन्य निर्दलीय चुने गए थे। उन पार्षदों को भी खरीद लिया। ठीक है, अपना अध्यक्ष चुन गया। अब सारे निर्णय उनके पक्ष में है। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट है सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली, तो ऐसा भी नहीं है। तो 1 2 3। अब मैंने एक चीज क्यों एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकली बेस पे नहीं था, उस सिर्फ मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जहां पर कोई एक पार्टी किसी प्रकार से लंबे समय तक शासन कर सकती है, अपने शासन को बनाए रख सकती है बहुत आराम से, कोई इशू नहीं इसमें। तो 21 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। भाई किसके द्वारा किए जाएंगे? उसी के द्वारा करवाए जाएंगे, निर्वाचन आयोग के द्वारा, एकदम सही है। तो 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है या है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के नहीं, भारत का मुख्य निर्वाचन नियुक्ति द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है, जो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका था, ठीक है। और इसको हटाया जो जाता है वो केवल उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसी की भांति से हटाया जा सकता है। पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानूनी शक्ति राज्य विधायिका को प्राप्त है, एकदम सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान। तो देखो अभी अभी मैंने बताया हुआ था कि 243 डी जो है वो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। 243 डी में ये प्रावधान है, ठीक है। उनकी जनसंख्या अनुपात में सीटें से आरक्षित होती है। अच्छा मैंने कुछ और बताया था इसके पहले क्या, अगर थोड़ी सा चेक कर लेते हैं हम। क्या था? 243 डी 22 का डी नंबर हो जाएगा। इसके पहले क्या था अगर देखा जाए, हाँ ये वाला जो था 20वां क्वेश्चन, तो 243 टी बताया है मैंने यहाँ पर, तो इसका 243 टी हो सकता है पॉसिबल, और डी भी हो सकता है, तो डी है इसका बेसिकली। अच्छा इसमें नगर पालिका, अरे सॉरी दैट, यहाँ पर नगर पालिकाओं के लिए पूछा गया है, तो 243 टी हो जाएगा। मैं वही सोच रहा था कंफ्यूज क्यों हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर नगर पालिकाओं का पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना नगर पालिकाओं, वहां पर जो पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था? वो है पंचायतों के लिए, तो पंचायतों के लिए वो है डी। पंचायतों के लिए जो है वो 243 टी हो जाएगा, सेम प्रावधान है, कोई इशू नहीं इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किस प्रकार की संस्थाएं हैं? तो किस प्रकार की संस्थाएं? भाई लोकप्रिय सरकार तो नहीं है, संघीय सरकार भी नहीं है, अर्ध सरकारी नहीं है, स्थानीय स्वशासन सरकार है, तो स्वशासन है, इसके लिए सिंपल आंसर था। तो अनुच्छेद 40 के तहत जो ग्राम पंचायतों को स्वशासन इकाई रूप में गठित करने की बातचीत की गई थी, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में जिला योजना समिति का उल्लेख मिलता है? तो जिला योजना समिति का बताना है आपको। तो देखो जिला योजना समिति जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पर 243 जेड डी है जो, उसमें यह जिला योजना समिति की बातचीत की गई है, ये जिला स्तर पर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिशत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है? अब यहाँ पर देखना स्थानीय स्वशासन के तहत पूछा गया है, तो 73वां है, 74वां है, 75वां है, 76वां है, सब नहीं है, 42वां है इसमें, 42वां, 63वां और 73वां और 75वां। सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर जो है हमारा है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 243 डी में, 243 डी में प्रावधान जोड़ा गया है, ठीक है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ग्राम सभा का तात्पर्य ऐसे निकाय से है जिसमें शामिल लोग पंजीकृत होते हैं, तो कौन से लोग शामिल होते हैं वो आपको बताना है। तो उस गांव में की मतदाता सूची में जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एकदम सही है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अनुच्छेद 243 ए में प्रावधान है, 243 ए में यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में पंचायत राज संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है हमको, इसके बारे में गलत कथन बताना है। अब गलत कथन पढ़ते हैं, पंचायत संस्थाओं में कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, एकदम सही है भाई ये वाला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सभी 3 स्तरों की स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है, एकदम सही है भाई ये। यदि आवश्यक हो तो राज्य अन्य पिछड़ा के लिए आरक्षण प्रदान कर सकते हैं, ये भी सही है भाई। पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल, एक तो गलत है ये वाला यार, राष्ट्रपति द्वारा कहाँ की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29। पंचायत प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? पंचायत प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। भारतीय संविधान में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की परिकल्पना की गई है, एकदम सही भाई, 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की परिकल्पना की गई है 243 बी के तहत, 243 बी के तहत, ठीक है। बाकी जो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में वो मध्यवर्ती स्तर अनिवार्य है, वहीं पर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले वहां पर यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती पंचायत उन राज्यों में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच स्थित होती है जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है, एकदम सही है वाला। पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से
प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं। तो ये वाला पॉइंट भी सही है, तो तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पंचायत की अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है आपको, इसमें गलत कथन बताना है। अब देखो, प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से 6 वर्षों तक कार्य करेगी। पहली बैठक की तारीख से 6 वर्षों तक कार्य करेगी। तो भाई एकदम सही है भाई, कब तक 6 वर्षों तक कार्य करेगी, ये आपको इतना डाउट नहीं आ रहा है यार, इतना क्लियरली लिखा है 6 वर्षों तक, एकदम सही कैसे हो जाएगा ये, 5 वर्षों तक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये वाला गलत है। राज्य कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंचायत को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है। एकदम भंग किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, ऐसी कौन सी चीज इसको भंग नहीं किया जा सकता है। पंचायत के गठन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए, एकदम सही है वाला भी। असामयिक गठन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, एकदम सही है। तो सारे के सारे मैंने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं, ए नंबर इसका गलत हो जाएगा और यही सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके लिए प्रावधान करता है, तो किसके लिए प्रावधान करता है, पंचायत के लिए, नहीं तो किसके लिए करता है, तो यह जो है पंचायत के लिए ही करता है, नगर के लिए नहीं करता है, भाषा अल्पसंख्यकों के लिए कोई नहीं है, झारखंड राज्य के निर्माण के लिए नहीं करता है। पंचायती शासन के रूप में पंचायतों की स्थापना की विस्तृत प्रणाली की बातचीत की गई है। बाकी बहुत सारा कुछ इसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। और जो झारखंड राज्य का निर्माण है ये किसके तहत हुआ था, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसका गठन हुआ था। और इसमें जो है नगर आत्म सरकार की स्थापना की विस्तृत प्रणाली जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को पंचायती दिवस, जो 24 अप्रैल है इस डेट को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से। तो देखो, अगर अभी तक आपने 31 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप यहाँ एंड तक तो आ ही गए हैं। अगर आप एंड तक आ गए हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला कोर्स ज्वाइन करें तो रैंक ऑफ PYQ ज्वाइन कर सकते हैं आप। यह सीरीज आपको 149 में मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए PYQ 50 आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको यह 149 का मिल जाएगा। बाकी फ्री वाले दोस्तों के लिए सब चीज़ें प्रैक्टिस यहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध है। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और ईमेल भी कर सकते हैं, इसका रिप्लाई जो है वो मैं ही दूंगा आपको। ठीक है, बाकी अगर आप पिछली सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने जियोग्राफी की सीरीज नहीं देखी है तो आप जियोग्राफी की सीरीज देख लें। और अगर पॉलिटी की पहली क्लासेस से नहीं जुड़े हुए हैं आप, तो पहली क्लास से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लगातार मैं यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करता चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।